नमस्कार साथियों। सीयूईटी एस्पायरेंट्स के लिए जो क्लासेस चल रही है एज वेल एज 11th क्लास के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। 11th क्लास के बच्चे भी इसे देखें। हाँ, ये जरूर है कि 11th क्लास का आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डीप नॉलेज इसमें आपको मिलेगा, कुछ डेटा ज्यादा मिलेंगे, लेकिन फिर भी काम की चीज है, आप देखें। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे आज। कृषि संबंधी विशेषताएं, समस्याएं और नीतियां, यानी एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं और पॉलिसीज कौन कौन सी गवर्नमेंट ने बनाई है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात तो करते हैं एग्रीकल्चर की। इस वर्ड एग्रीकल्चर, दो शब्दों से मिलकर बना है ये। लेटिन भाषा के शब्द, लेटिन लैंग्वेज के वर्ड एग्री एंड कल्चर, एग्री एंड कल्चर। एग्री का मतलब लेटिन भाषा का शब्द जो है वो दिया है फील्ड से, खेत से। थोड़ा सा किससे दिया है? फील्ड से। और कल्चर, फील्ड का मतलब हो गया खेत। और कल्चर शब्द जो है हमारे वो संस्कृति वाला कल्चर नहीं, ये कल्चर शब्द आया कल्टीवेटर से, कल्टीवेशन से। कल्टीवेशन का मतलब खेती होता है ना, कल्टीवेशन से यानी खेत में खेती करना, बोना, फसल बोना। कल्टीवेशन का मतलब एक तरह से बोना होता है। तो ये शब्द आया हमारा, कृषि शब्द जो है वो एग्रीकल्चर से आया। और एग्रीकल्चर जो है वो लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री एंड कल्चर। एग्री शब्द का मतलब फील्ड और कल्चर शब्द का मतलब खेती, बोना, बुआई, कल्टीवेशन, इस तरह का जो है वो आया। तो ये तो सामान्य बात है। दूसरी बात इसकी है कि कृषि की जो मुख्य विशेषता है, इसका मुख्य उद्देश्य, कृषि का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? आप अगर उद्योगों की दृष्टि से देखेंगे तो कृषि का उद्देश्य होता है उद्योगों को, फैक्ट्रीज को, फर्म्स को कच्चा माल उपलब्ध करवाना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना। हमारे लिए क्या? सब्जियां उपलब्ध करवाना, अनाज उपलब्ध करवाना, दाल उपलब्ध करवाना। ये सारी चीजें कृषि के उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम कृषि की बात जब करेंगे, इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में जब कृषि की बात करेंगे, तो क्या महत्व है, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आप एक बार सुनते ही दिमाग में बात आ जाएगी कि एक योजना आयोग ने कुछ स्टेटमेंट दिया इंग्लिश में। उस स्टेटमेंट का मैं हिंदी में लिख रहा हूं, योजनाओं की सफलता के लिए, योजनाओं की सफलता के लिए कृषि का विकास सबसे अधिक आवश्यक है। कृषि का विकास सबसे अधिक आवश्यक है। आगे लिख नहीं रहा हूं मैं, आप सुन लीजिएगा कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भोजन के लिए, भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो भोजन के लिए किस पर निर्भर करती है? एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर करती है। भारतीय कृषि पर ही देश का उद्योग निर्भर करता है, व्यवसाय निर्भर करता है। क्या क्या निर्भर करता है? उद्योग निर्भर करता है, व्यवसाय निर्भर करता है, विदेशी व्यापार जो है
वो भी निर्भर करता है, विदेशी व्यापार निर्भर करता है, और यातायात भी कृषि पर आश्रित है। यातायात भी किस पर डिपेंड करता है बेटा? कृषि पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब जो है हम बिंदुवार बात करेंगे कि कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व तो आता है राष्ट्रीय आय में। किसमें आता है? नेशनल इनकम में या राष्ट्रीय आय में। आपने बार बार देखा होगा कि 1951 के दौरान, यानी हमारी योजना काल प्रारंभ होने के दौरान, सबसे ज्यादा योगदान जो है वो राष्ट्रीय आय में वो किसका था? एग्रीकल्चर का था, कृषि का था। तो ये स्पष्ट बात होती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत ज्यादा महत्व है। आज भी भारतीय की जो राष्ट्रीय आय है उसका 1/4 भाग जो है आज के दिन वो कृषि से, वनों से, ये भी कृषि का हिस्सा है, इनसे प्राप्त होता है। योजना काल में अलग अलग सालों में अलग अलग रहा है, लेकिन हमने देखा होगा लगभग 14.2% से लेके 51% के बीच में जो है योजना काल में रहा है। अब इसको हम अलग अलग योजनावार नहीं पढ़ेंगे, ये चीजें हमने हर पंचवर्षीय योजना में डिटेल से पढ़ लिया। अब हर योजना में कितना योगदान है उसको नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कृषि का योगदान जो है 14.2% से लेके 51% के बीच में रहा है। 1951 में जो है ये बहुत ज्यादा था, अब वो 50% था। 2011-12 में घट के जो है 14.2% रह गया। और नई श्रृंखला की बात करें, नई सीरीज की बात करें, बार बार बात आती है नई श्रृंखला का मतलब, यानी नई कीमत श्रृंखला 2011-12 वाली। पुरानी कौन सी थी बेटा? 2004-5 की। इस बात का जिक्र कई बार हो चुका है। नई श्रृंखला के आधार पर बात करें तो 2018-19 का जो अनुमान था, 2018-19 का जो अनुमान था उसमें 14.4% योगदान था एग्रीकल्चर का। कितना परसेंट योगदान था? 14.4% था। और एक बात हमने देखी है, किसी भी देश में अगर औद्योगिक विकास हो रहा है, उस किसी देश की अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित की ओर जा रही है, तो कृषि का योगदान घटेगा। लेकिन यहां पे आप देखेंगे 2018-19 में 14.4%, लेकिन 2020-21 में जो है ये 14.4% से बढ़कर 20.2% हुआ। यानी यहां पे कृषि का योगदान आपकी इकोनॉमी में बढ़ा है। बढ़ा क्यों बेटा? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, उसमें ग्रोथ हो रही है, और हम जो है विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कृषि का योगदान बढ़ा। कृषि का योगदान बढ़ने का 2020-21 में बढ़ने का एक ही कारण था, याद रखना, जब तीसरी इकोनॉमी की बात तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात जहां कहीं आती है कि वहां पे कम हुआ, तो उसका कारण था इंडो पाक वार। और जब 20-21 का जिक्र जब भी आता है और अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत धीमी गति आती है, तो एक ही कारण आता है। वो भाई साहब आए थे ना, एक चाइना के वुहान से, जब हमने सुना था, चाइना वाले भाई साहब आए थे, याद है? कौन? कोविड जी। कोरोना साहब जब आए, उन्होंने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि आर्थिक जो गतिविधियां थी वो बंद हो गई थी, उद्योग धंधे सारे बंद हो गए थे। तो लोग किस पे डिपेंड रहने लग गए? खेती पे डिपेंड रहने लग गए। इसलिए 2018-19 का 14.4% से 20.2% पे आ गए, हम खेती पर ज्यादा निर्भर हो गए। ठीक है। ये तो सबसे पहला बिंदु आया कि राष्ट्रीय आय में योगदान। दूसरा जो बात है इसमें, मजदूरी पदार्थों की पूर्ति। मजदूरी पदार्थों की पूर्ति। मजदूरी पदार्थों की पूर्ति। मजदूरी पदार्थ मतलब वेज गुड्स। वेज गुड्स यानी वे पदार्थ जो जनता को अपने जीवन योग्य आवश्यकताओं की संतुष्टि की पूर्ति करते हैं, वो मजदूरी पदार्थ हैं।
इसमें गेहूं, चावल, दालें, मक्का इस प्रकार के चीजें हैं। और कृषि क्षेत्र से मजदूरी पदार्थ जो है वो हमको अवेलेबल होते हैं। आपको ये कहें कि लगभग 125 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है और 51 करोड़ के लगभग पशु जो हैं उनकी पूर्ति होती। इसमें कोई डेटा की बात नहीं आती। तीसरी बात है कृषि और रोजगार की। क्या बात है? कृषि और रोजगार की। तो ये मानिए कि कृषि जो है भारत देश के अंतर्गत बहुत सारा रोजगार उपलब्ध करवाती है। 70% से भी ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन जो है वर्तमान में, 70% से भी ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन किस में लगी हुई है बेटा? एग्रीकल्चर में लगी हुई है। किस में लगी हुई है? एग्रीकल्चर में लगी हुई है। और आपसे यह पूछा जाए कि जीवन निर्वाह का सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है भारत में क्या है? अपना जीवन चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साधन कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा कृषि। तो कृषि और रोजगार की बात आ गई। अगला बिंदु आता है कृषि के साथ में उद्योग की बात है। कृषि के साथ उद्योग, यानी यूं लिख सकते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कृषि व उद्योग। तो हमारे उद्योग धंधे जितने भी हैं वो भी कृषि पर निर्भर करते हैं। वो भी कृषि पर निर्भर करते हैं। कैसे करते हैं कृषि पर? उद्योगों को चाहिए बेटा रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल चाहिए। क्या चाहिए? कच्चा माल। अगर कृषि नहीं होगी तो कच्चा माल कहां से आएगा? आपको तेल की फैक्ट्री में गए, आप तेल मिल में गए, ऑयल मिल में गए, ऑयल मिल के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सरसों की जरूरत पड़ेगी। कहां से आएगी? कृषि से आएगी। तो उद्योग जितने भी हैं उनके लिए आपको कच्चे माल की जरूरत कहां से पूर्ति होती है? कृषि से। दूसरी बात है आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड जो है, आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार का मतलब देश के अंदर होने वाला व्यापार। भारत के लोग जो हैं, भारत के अंदर जो व्यापार करते हैं, अपनी आय का 80% से भाग कहां खर्च करते हैं? इंडिया के लोग 80% से ज्यादा भाग जो है वो कहां खर्च करते हैं? अनाज पर, तेल पर, नमक पर, कपड़ों पर, मसालों पर, चीनी पर, दूध पर। कहने का मतलब आंतरिक जो व्यापार है वो हमको कृषि पर योगदान बहुत ज्यादा है आंतरिक व्यापार का। यानी इस आंतरिक व्यापार में किसका महत्व जो है ज्यादा है? कृषि का महत्व है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है हमको कहां से प्राप्त होती हैं? खेती से प्राप्त होती हैं। अगला है यातायात। यातायात में सबसे ज्यादा योगदान, मान लीजिए आपने देखे होंगे कि ट्रक चल रहे हैं रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर ट्रक जा रहे हैं। क्या भरा जा रहा है? कि उसके अंदर माल भरा जा रहा है। और वो कहां से प्राप्त हुआ? एग्रीकल्चर से प्राप्त हुआ। यानी सबसे ज्यादा माल ढुलाई में जो ट्रक जाते हैं वो कृषि उत्पादों के लिए जाते हैं। कृषि उत्पादों से सरकार की आय होती है। सरकार की आय होती है लगान के जरिए या और किसी अन्य तरीके से, टैक्सेस वगैरह जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार की आय का कृषि से है। फिर है राष्ट्र के धन की बात आती है कि ये राष्ट्र की पूंजी है। कृषि जो है वो राष्ट्र की पूंजी है, राष्ट्र का बड़ा धन है, स्थायी पूंजी है कृषि। कैसी पूंजी है? स्थायी पूंजी है। फिर बात आती है अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा की बात आती है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा यानी एक इमेज बनती है कि भारत की खेती का स्थान जो है दुनिया में बहुत ऊंचा है, कि भारत में बहुत ज्यादा खेती की जाती है। तो इन सारे बिंदुओं से एक बात स्पष्ट हो रही है कि कृषि का जो है भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा महत्व है। और महत्व है तो कौन कौन सी विशेषताएं जो हैं वो भारतीय कृषि की हैं? पहली विशेषता जो है वो दे रखिए निम्न उत्पादकता। हालांकि मैं इसको विशेषता नहीं मानता, इसकी कमी मानता हूं।
तो इसको हम बिंदु को कमी के अंतर्गत पढ़ेंगे, निम्न उत्पादकता को कमी के अंदर पढ़ेंगे। फिर भी चलो देख लीजिएगा, निम्न उत्पादकता मतलब भारत की जो कृषि है उसमें उत्पादकता बहुत कम है। मैंने उस दिन उदाहरण से बताया था कि उत्पादन और उत्पादकता इन दोनों में फर्क होता है। उत्पादन, आपके पास जितनी जमीन है उसके अंदर कुल उत्पादन कितना हुआ वो आपका उत्पादन कहलाएगा, और प्रति इकाई उत्पादन यानी 1 हेक्टेयर जमीन में 1 हेक्टेयर जमीन में कितना उत्पादन हुआ उसको कहते हैं उत्पादकता। तो भारत में जो उत्पादकता है वो काफी कम है, भारत में उत्पादकता काफी कम है। जैसे चावल के उत्पादन की बात हम करें, चावल के उत्पादन की बात करें, 1 अप्रैल 2017 के आंकड़े हमारे पास हैं, भारत में जो है वो था 3.6 टन प्रति हेक्टेयर, 3.6 टन प्रति हेक्टेयर, जबकि चीन में, ये इंडिया का डेटा है, और चीन में चावल की उत्पादकता जो थी वो 6.8, ब्राजील में जो है वो उत्पादकता थी 6.2, और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, विश्व की बात करें कि विश्व में उत्पादकता का स्तर क्या है तो 4.6 है। यानी विश्व का औसत 4.6 टन प्रति हेक्टेयर, भारत की उत्पादकता विश्व वाले औसत से भी कम है। ये चावल की है। इसी तरह से गेहूं की बात करें तो गेहूं में भी भारत में इसी के आंकड़े 3.1 टन है, और दुनिया का कितना है 3.5, दुनिया का औसत कितना है 3.5। मक्का की बात करें तो भारत में इसके बराबर, ये गेहूं के बराबर 3.1, और वैश्विक औसत गेहूं का जो है, मक्का का सॉरी, वो जो है वो है 5.8 टन प्रति हेक्टेयर। कहने का मतलब यहां पे जो है वो उत्पादकता बहुत कम है। दूसरी बात आती है छिपी हुई बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी कृषि में बहुत ज्यादा है इंडिया में। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि ऐसी बेरोजगारी जो दिखती नहीं है लेकिन है, दिखती नहीं है लेकिन है। कहने का मतलब क्या है, एक व्यक्ति के पास मैं ये कहूं, एक व्यक्ति के पास 10 बीघा जमीन है। कितनी बीघा जमीन है? 10 बीघा जमीन है, और उस परिवार में जो है 5 वयस्क व्यक्ति हैं जो काम कर सकते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5 वयस्क व्यक्ति हैं जो काम कर सकते हैं, और पांचों के पांचों इस 10 बीघा जमीन में लगे हुए हैं, और वो ही पूरा उत्पादन हो रहा है इसमें। लेकिन ये देखें कि इन 10 बीघा जमीन में 5 व्यक्ति नहीं होते और 3 व्यक्ति होते तो भी काम कर सकते थे। 3 व्यक्ति भी काम करेंगे तो इसका उत्पादन कम नहीं होगा। इसका मतलब ये 2 व्यक्ति जो लगे हुए हैं फालतू लगे हुए हैं ना, 2 व्यक्ति काम दूसरी जगह कर सकते हैं। वो कहीं फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, किसी कारखाने में काम कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। लेकिन इंडिया की स्थिति है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, खेती में लगे हुए हैं, टाइम पास हो रहा है। कितना हुआ अनाज कि भाई खाने लायक हो गया। और अगर, और जब हम कैलकुलेशन भी करते हैं ना तो इतना पैसा लाग गया, वो पैसे किसमें? ट्रैक्टर वाले की काउंटिंग करेंगे, बीज की काउंटिंग करेंगे, मजदूर जो लगा उसकी काउंटिंग करेंगे। लेकिन ये 5 आदमी पूरे साल काम कर रहे थे ना, इनकी मजदूरी को काउंट नहीं करेंगे। तो इनमें से 5 में से 3 तो चलो मान लिया हमने, लेकिन 2 फालतू लगे हुए थे। तो इन 2 की जो बेरोजगारी है ना वो छिपी हुई बेरोजगारी है। तीसरी बात भारत की कृषि की विशेषता में आता है कि भारत की मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड करती है? सिंचाई व्यवस्था बहुत कम है, इसलिए खेत बरसात पर निर्भर करती है, बारिश पर निर्भर करती है।
रेन वाटर पर डिपेंड करती है बहुत ज्यादा। अच्छी बरसात हुई, किसान रोता है। क्यों रोता है? अरे अब की बार तो फसल खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? कि बरसात कम हुई है। अब की बार किसान बहुत खुश है, अरे अब की बार तो बरसात बहुत अच्छी हुई। यानी एक ट्रेंड है इंडिया में कि अच्छी बरसात मतलब अच्छी खेती और कम बरसात मतलब कम खेती। अगला बिंदु जो है, भारत की जो कृषि है वो निर्वाह खेती है। यानी भारत में खेती का मैक्सिमम हिस्सा जीवन निर्वाह के लिए जाता है। किसके लिए जाता है? जीवन निर्वाह के लिए, अपने परिवार का काम चलाने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए, अपने परिवार की जरूरतों को पूरी करने के लिए जो है वो खेती की जाती है। एक तो होता है जीवन निर्वाह और एक होता है कि अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को, अपने स्टैंडर्ड को जो है एक अच्छा बनाना, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा ले जाना। तो लेकिन खेती से हम जो है ना धनवान नहीं बनेंगे, खेती से हमारा काम चलेगा इंडिया में। अगली है परंपरागत आगत। परंपरागत आगत, आगत का मतलब क्या होता है? इनपुट्स। यानी जो कच्चा माल या जो सामग्री हम खेती करने में यूज करते हैं वो हमारी परंपरागत है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं है। हम जो है आजकल फिर भी करने लग गए हैं, लेकिन फिर भी देखें, हम गोबर की खाद का यूज करते हैं। गोबर की खाद का यूज करते हैं। डीएपी का यूज केवल वो लोग करते हैं जिनके यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है। ये ज्यादा कॉमन है। आज भी बहुत सारी जगह ऊंट से हल जोता जाता है, ट्रैक्टर या आधुनिक मशीनें जो हैं वो नहीं है। कीटनाशक दवाइयों का उपयोग बहुत कम किया जाता है। तो ये कृषि की विशेषता है। एक है लघु जोतें। लघु जोतें का मतलब ये है स्मॉल होल्डिंग्स। स्मॉल होल्डिंग्स यानी जमीन, जोत का मतलब क्या होता है? जमीन का वह भाग जिस पर किसान खेती करता है। तो किसानों के पास बहुत छोटे छोटे जो है भूमि के भाग हैं। ये भारतीय कृषि की विशेषता है। एक भूस्वामी काश्तकार संघर्ष। काश्तकार का मतलब होता है जो खेती करता है, भूस्वामी का मतलब होता है जो जमीन का मालिक है। जमीन का मालिक जमीन नहीं बो रहा है, वो किससे बुआई करवा रहा है? काश्तकार से बुआई कर रहा है। और वो ले रहा है बहुत ज्यादा। मेरी जमीन है, मैं खर्चा नहीं लगाऊंगा, इतना भाग लूंगा। और ये पूरे साल मेहनत करता है, इसलिए इन दोनों के बीच में संघर्ष जो है वो चलता है। और एक जो है इसकी पिछड़ी तकनीक, ये इंपॉर्टेंट। लास्ट इसकी विशेषताएं मान लो, कमियां मान लो। हमारे यहाँ पे जो खेती में तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत पिछड़ी तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम हल बोते हैं, हल से, ऊंट से। अगर हम रेगिस्तान में रह रहे हैं तो ऊंट से, और मैदानी भाग में जा रहे हैं तो वहां पे बैल से खेती होती है। तो तकनीकी हमारे पास नहीं है। अनाज काटने के लिए भी आज भी जो है हम हाथों से कटाई करते हैं, मशीन का उपयोग नहीं है। थोड़ी खेती हो रही है तो अनाज निकालने के लिए भी कुट्टा छेती करके काट लिया है ना। तो तकनीक जो है वो हमारी विकसित नहीं है। अब बात आती है, यही चीजें जो है विशेषताएं हैं, इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में गहराई में जब जाएंगे ना बेटा, तब पता चलेगा कि वास्तव में ये विशेषताएं नहीं, ये कमियां हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये समस्याएं हैं। तो अब अगला बिंदु देखते हैं कि भारतीय कृषि की विशेषताओं की बजाय समस्याएं। तो समस्याओं में जैसे पहले की बात कर रहे थे हम, पहला किस बिंदु की बात करें? निम्न उत्पादकता। ये भारत की कृषि की सबसे बड़ी समस्या है। देखिए उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, अब मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में यहां पे उत्पादकता जो है वो कम होती है।
दूसरी बात, हमने कहा था वर्षा पर निर्भर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि सिंचाई के साधनों का अभाव। ये दूसरी समस्या, सिंचाई के साधनों का अभाव है। सिंचाई के, बहुत बार देखा होगा, किसान आंदोलन कर रहा है कि हमारे क्षेत्र में नहर आनी चाहिए, नदी, नदियां जोड़ो अभियान की बात की थी कि नदियों को जो है उनका पानी जो है पहुंचाया जाए। कुओं द्वारा सिंचाई भी बहुत कम होती है। फिर बात आती है वित्त की समस्या, फाइनेंस प्रॉब्लम। फाइनेंस की जो दिक्कत है वो बड़ी समस्या है किसान के लिए। वित्त समस्या, किसान, छोटा किसान जो है उसको छोटी छोटी दिक्कतों की सहन करनी पड़ती है। जब वो बीज खरीदता है ना बेटा, तभी उसके पास पैसा नहीं होता है। इस वित्त की पूर्ति कहां से करता है? सबसे पहले वो अपने पड़ोस में ही आता है, अपने पड़ोसी के पास, कि भाई मुझे पैसे उधार दे दे। कहां से वित्त की व्यवस्था करता है? पड़ोसी के पास। लेकिन पड़ोसी भी किसान है, उसके पास अवेलेबल नहीं होता, तो वो गांव के साहूकार के पास जाता है, बनिए के पास जाता है। बनिए का मतलब यहाँ जाति विशेष की बात नहीं है, हम व्यापारी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। वो साहूकार के पास जाता है और साहूकार जो है किसान की परिस्थिति को देखते हुए उसको लूटता है। उसके पास ब्याज पर पैसा देने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो ऊंची ब्याज दर पर किसान को पैसा देता है। दो प्रकार की वित्तीय संस्थाएं होती हैं। एक तो वित्त की व्यवस्था होती है संस्थागत, और एक गैर संस्थागत। गैर संस्थागत मतलब जहां पे किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाते, किसी बैंक में या ग्रामीण बैंक में या सहकारी समिति में नहीं जाते। और संस्थागत का मतलब इसमें सारे बैंक आते हैं, सारे प्रकार के बैंक, चाहे वो भूमि विकास बैंक है, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या आपका दूसरे प्रकार का कमर्शियल बैंक है। तो वित्त की समस्या जो है वो इसके लिए एक बड़ी दिक्कत है। एक दृष्टिकोण की जो बात आती है, हमारे आउटलुक की बात आती है, वो परंपरागत दृष्टिकोण रहा है। भारतीय खेती में जो दृष्टिकोण रहा है ना, वो कैसा रहा है? परंपरागत दृष्टिकोण रहा है। यानी हम परंपरागत तरीके से चल रहे हैं। क्या? कि अगर मशीन से अनाज निकालेंगे तो खराब हो जाएगा, वेस्टेज जाएगा, तो क्या करेंगे? बहुत ध्यान से करेंगे, खुद निकालेंगे। बुआई करेंगे, ऊंट से हल चलाएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर में पाड़ा रह जाएगा जाटियां का सारा सारा, है ना, या जाटी टिड्डी हो रही। तो हम परंपरागत दृष्टिकोण पर ज्यादा भरोसा करते हैं, आधुनिक तकनीक पर भरोसा कम करते हैं। फिर आती है छोटी और बिखरी जोत। जोत का मतलब तो समझ गए होंगे, किसान जो खेती कर रहा है जिस भूमि के टुकड़े पर। स्मॉल एंड स्केटर्ड होल्डिंग्स। भारत के किसान के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और वो भी बिखरे हुए। बिखरे हुए का मतलब आप देखेंगे कई किसानों के पास एक जमीन का टुकड़ा ये है कि कोई से खेत में गया कि ऊपरले खेत में गया था, अब जो है इल्ले खेत में गया था, अगुणे में है, अथुणे में। यानी उसके जमीन के एक एक बीघा के तीन टुकड़े हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब ये तीनों एक साथ होते तो उसको आराम से खेती कर सकता था। वो बड़ा अनाज का टुकड़ा होता, सॉरी, खेती का टुकड़ा होता, तो अच्छे से खेती करता, ट्रैक्टर अच्छी दांव चालतो। लेकिन उसके पास अलग अलग है, ये उसकी एक समस्या है। अब अगली बात आती है व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव। व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव। विपणन का मतलब जानते हो ना, मार्केटिंग। एक सुव्यवस्थित मार्केटिंग सिस्टम जो है वो इनके पास नहीं है। किसान
अपना धान निकाला, उसने अपना अनाज निकाला और घर पे लाके रख दिया कट्टों में भर के, कट्टों में भर के रख दिया, है ना। उसके बाद में इंतजार करेगा कि उसको मंडी में नहीं बेचे, वो गांव के किसी व्यापारी के पास जाएगा। गांव का जो आदमी, एक व्यापारी है, वो खरीद रहा है, वो सस्ते दामों में खरीद रहा है, और वो व्यापारी जो है मंडी में जाके महंगे दामों में बेचेगा। हमको महंगे दाम नहीं मिलेंगे, उचित भाव जो है वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो मार्केटिंग सिस्टम जो है वो अव्यवस्थित है। और इस व्यापारी को बेचना उसकी मजबूरी हो जाती है कई बार। ये कहेगा कि मत बेच, अगन बीज के टाइम में पैसा जरूरत पड़ेगी तो मेरे को नहीं आओगे ना। अब गरीब किसान है, वो सोच रहा है सेठ जी को अगर अनाज नहीं बेचा तो अगली फसल के टाइम में सेठ जी पैसा कौन देगा, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब बात आती है कृषि के विकास हेतु अपनाए गए उपाय और नीतियां। कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई, कौन कौन से उपाय किए गए, पॉलिसी जो थी वो कौन कौन सी बनाई गई। उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि के विकास के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनाई गई। बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, क्योंकि आपने देखा होगा लगभग 550 लाख टन अनाज जो है वो योजना काल के प्रारंभ में था। 18-19 में यही 550 लाख जो है वो 2800 लाख के लगभग हो गया। 2814 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ। ये 2018-19 का डेटा है, और ये 1951 का डेटा है। इसके कारण यही थे कि हमारी जो पॉलिसी बनाई गई, कृषि में उत्पादन में वृद्धि की गई, वो उसके कारण से ये हुआ था। तो उसमें 3 प्रकार की बातें आती हैं कि कैसे कैसे किया गया, इन पॉलिसी कैसे बनाई गई, पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करने के बाद में क्या क्या सुधार हुए। एक तो जो है सुधार हुआ, पहली बात, कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई, कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई। डिटेल बताऊंगा इसकी बात। दूसरी हुई उत्पादकता में वृद्धि। अब तक आप उत्पादकता का अर्थ समझे होंगे, उत्पादन और उत्पादकता में फर्क होता है। उत्पादकता में वृद्धि हुई। और तीसरा, फसलों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। क्रॉपिंग पैटर्न जो है, फसलों के स्वरूप में चेंज या परिवर्तन, ये 3 प्रकार के चेंज आए हैं। इनके कारण से जो है हमारा कृषि का विकास जो है वो हुआ है। एक तो कृषि क्षेत्र की बात है। पहले खेती का जो क्षेत्र था वो काफी कम था, बंजर भूमि बहुत थी, तो उसको हमने जो है खेती लायक बनाया। उत्पादकता में वृद्धि की गई। बहुत सारे रीजन्स जो है मैंने आपको बताए थे कि क्या क्या अच्छे बीज वगैरह जो है वो लिए गए। हरित क्रांति के बाद में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया। फसलों के स्वरूप में परंपरागत खेती से हटके हमने फसलों के स्वरूप में बदलाव किया। पहले हम केवल खाद्यान्न बोते थे, यानी ऐसे फसलें बोते थे कि गेहूं बो ली, बाजरा बो लिया, मूंग बो लिया। लेकिन अब जो है हम नकदी फसलें बोने लग गए हैं, तो उनका जो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो गया। पहले हम एक फसल बोते थे कि भाई बरसात में बारानी फसल बोएंगे, उसके बाद में फसल नहीं है, लेकिन हम उसके बाद में 2 फसलें लेने लग गए। और आजकल तो जो है बीच बीच में आलू बोने लग गए कि भाई सब्जी वब्जी का व्यापार भी कर लो, टमाटर का व्यापार भी कर लो। तो ये हमारा जो है पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग जो है वो बदला है। ये जो कदम उठाए गए, इनमें पहला तो है फसलों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा, इसमें उत्पादकता में वृद्धि का जो कारण रहा वो एक फसल का जो क्षेत्र था, उसमें सिंचाई की व्यवस्थाएं अच्छी हो गई। सिंचाई की व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं, हमने सिंचाई के साधन बढ़ाए हैं।
और हमने कुछ सिस्टम ऐसे किए हैं कि कम पानी में है। ड्रिप सिस्टम आपने देखा होगा, है ना, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। पहले खुले खेतों में जो है वो सीधा सीधा दोहरे बना के, क्यारियां बना के जो है उनमें सिंचाई की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे पाइपलाइन आई, उसमें पीवीसी के पाइप आए, पाइपों से करने लग गए। उसके बाद में स्प्रिंकलर सिस्टम आया, फवारा वाला सिस्टम आया। उसके बाद में और भी पानी की जो है अच्छे से हो सके और कम मात्रा में पानी लगे, तो ड्रिप सिस्टम जो है, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली जिसको हम कहते हैं, वो है। जस्ट मिनट। हाँ, तो बेटा की बात हम कर रहे थे कि अधिक सिंचाई, बहुउद्देश्य परियोजनाएं वगैरह जो है वो भारत में आई। अब दूसरी बात आती है, खाद की बात आती है कि हम अच्छी खाद का इस्तेमाल करने लग गए, डीएपी वगैरह का यूज करने लग गए, यूरिया वगैरह का यूज करने लग गए। और गांवों में गोबर की खाद की बजाय कंपोस्ट खाद का उपयोग करने लगे। कंपोस्ट खाद जानते हो ना, खड्डा खोद के आपके पेड़ वगैरह के जो पत्तियां वगैरह जो है उसमें खड्डा खोद के डाल दिए गए और उसको कवर कर दिया गया, और ऐसा कवर किया गया कि उसके अंदर हवा जो है वो नहीं जाए, और उसके बाद में वो अंदर ही अंदर सड़ जाती है। उसके बाद में उसको निकाल के जो है खेतों में बिखेर दिया गया और यूज किया गया। वर्मी कंपोस्ट आपने देखा होगा, केंचुआ खाद वगैरह जो है आजकल इस्तेमाल की जाने लग गई है। तीसरी बात है अच्छी क्वालिटी के बीज। अच्छी क्वालिटी के बीज, हरित क्रांति के टाइम में HYV सीड्स की बात आई, अवधारणा आई। HYV का पहले मैंने बता दिया ना आपको कि HYV क्या। HYV का मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज। HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स की जो है अच्छी प्राप्ति वाले जो बीज हैं उनमें इस्तेमाल किए गए। और इसके लिए एक निगम की स्थापना की गई, इन बीजों के लिए एक निगम की स्थापना की गई, और उस निगम का नाम था राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। नेशनल सीड कॉरपोरेशन, याद रखना। इसकी स्थापना की गई 19 मार्च 1963 को। 19 मार्च 1963 को इसकी स्थापना जो है वो की गई। राष्ट्रीय बीज निगम, ये किसके लिए? अच्छे बीजों की प्राप्ति के लिए। अब आती है कि पौध संरक्षण। पौध जानते हो ना, प्याज की पौध तैयार की जाती है, तंबाकू की पौध तैयार की जाती है। तो प्लांट प्रोटेक्शन के तहत बचाने के लिए 14 केंद्रीय पौध संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए। पौध संरक्षण केंद्र, सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन यूनिट, सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन यूनिट्स या सेंटर्स स्थापित किए गए। किसके लिए? फसलों को बीमारी से बचाने के लिए, कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए। याद रखना इसका उद्देश्य क्या है, फसलों को बीमारी से बचाने के लिए और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए ये स्थापित किए गए। और इसके लिए कार्यक्रम अपनाया गया इस केंद्रों के द्वारा। इस कार्यक्रम का नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। कौन सा कार्यक्रम अपनाया गया? पौध संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम, प्रश्न बनता है, पौध संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम अपनाया गया? तो इंटीग्रेटेड पेस्ट, PEST मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में कहा एकीकृत
पेस्ट का मतलब होता है कीटाणु, पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब कीटाणुनाशक, एकीकृत कीटाणुनाशक कार्यक्रम, कीटाणुनाशक प्रबंध कार्यक्रम, एकीकृत कीटाणुनाशक प्रबंध कार्यक्रम, आईपीएमपी। अगली बात आती है वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने की बात आती है। वैज्ञानिक ढंग से कृषि, वैज्ञानिक ढंग से कृषि का मतलब यह होता है कि पुरानी परंपराओं को छोड़ के हम नए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके जो है खेती करेंगे, वो वैज्ञानिक साइंटिफिक कल्टीवेशन की बात आती है। इसमें एक गहन कृषि क्षेत्र प्रोग्राम चलाया गया। कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? गहन कृषि क्षेत्र प्रोग्राम या कार्यक्रम। स्मॉल, इसमें लिखूं IAAP, IAAP, स्मॉल में इसका शॉर्ट फॉर्म ये है IAAP, गहन कृषि क्षेत्र प्रोग्राम, जिसका पूरा नाम है इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। गहन का मतलब इंटेंसिव होता है ना, इंटेंसिव कृषि, ए फॉर एग्रीकल्चर, ए फॉर एरिया और पी फॉर प्रोग्राम। और इसके अंतर्गत बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय जो है वो भारत में स्थापित किए गए, और पुराने आंकड़ों के अनुसार 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया में स्थापित की गई। इसमें कुछ एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम मैं बताऊं, जैसे आपके हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, हिमाचल कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, उत्तर प्रदेश कृषि विद्यालय रुद्रपुर, और दिल्ली में है एक इंडियन काउंसिल्स ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये है आपकी ICAR, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंडियन काउंसिल्स ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अब अगली बात आती है मैकेनिज्म की, यंत्रीकरण, यांत्रिकीकरण, यानी कृषि में यंत्रों का उपयोग जो है वो इस्तेमाल किया जाने लग गया। पहले परंपरागत खेती होती थी, इसके लिए कृषि उद्योग निगम की स्थापना की गई, कृषि उद्योग निगम की स्थापना की गई। फिर आता है कृषि भूमि का विकास किया गया, अलग अलग तरीके से समतल की गई, कहीं पे जमीन और विकास किया गया। भूमि सुधार की बात आती है। भूमि सुधार का मतलब, जैसे हमने कहा था कि बहुत सारी परंपराएं थी, जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी प्रथा, इन सब को खत्म कर दिया गया, बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया, और काश्तकार को काश्तकार जो था उसको भूमि का मालिक बना दिया गया। काश्तकारी प्रथा लागू की गई, जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण कर दिया, जोतों की उच्चतम सीमा की आप इससे ज्यादा जमीन जो है वो नहीं रख पाएंगे। और 2004 तक देश के अंदर 1633 लाख हेक्टेयर भूमि की चकबंदी की गई। याद रखना, 2004 तक 1633 लाख हेक्टेयर भूमि की क्या कर दी गई? चकबंदी कर दी गई। चकबंदी का मतलब जानते हैं क्या? चकबंदी का मतलब ये होता है बेटा, जैसे मान लीजिए किसी ए के पास, मिस्टर ए के पास यहां पे एक जमीन का टुकड़ा है, एक जमीन का टुकड़ा यहां पे है, एक जमीन का टुकड़ा यहां पे है, एक जमीन का टुकड़ा यहां पे है, एक यहां पे, छोटे छोटे 2-2 बीघा के, 4-4 बीघा के या 5-5 बीघा के कई जगह हैं। वो यहां जाएगा कि यहां जाएगा कि यहां जाएगा कि यहां जाएगा कि यहां जाएगा।
कई आदमियों के। अब मान लीजिए मिस्टर बी जो है उसका एक टुकड़ा यहां पे है और उसका एक टुकड़ा इतना का इतना यहां पे है। अब सरकार ने चकबंदी के तहत क्या किया कि उसको ये कहा कि भाई आपकी 5 जगह है ना जमीन, आप 5 जगह क्या करोगे, ये मिला के कितनी है आपकी, 8 बीघा है, ये दोनों मिला के कितनी है, ये 4 बीघा आपका यहाँ है, 4 बीघा यहाँ पे है, दूसरे आदमी का 4 बीघा यहाँ पे है, 4 बीघा का। तो इनको ये कहा कि भाई साहब आप एक काम करिए ना, ये 4 बीघा छोड़ दीजिए, ये आपको यहाँ पे दे देंगे ना 4 बीघा, 4 और 4 एक साथ हो जाएगी 8 बीघा, दूसरे बी भाई साहब के यहाँ पे हो जाएगी। तो यानी अलग अलग क्षेत्र की जो जमीन है उसको एक साथ कर देना, वो चकबंदी है। सहकारी खेती का विकास किया गया। एक इसी से रिलेटेड एक प्रोग्राम है, भूदान यज्ञ का नाम आता है, नाम याद रखना, भूदान यज्ञ का नाम आता है। ये चलाया था विनोबा भावे ने किसानों के लिए। किसने चलाया था? विनोबा भावे ने चलाया था किसानों के लिए। भूमिहीन कृषकों की अवस्था सुधारने के लिए भूदान यज्ञ का प्रारंभ किया। भूमिहीन कृषकों की स्थिति सुधारने के लिए भूदान यज्ञ से रिलेटेड नाम प्रश्न पूछा जा सकता है, किसका संबंध भूदान यज्ञ से है, तो आप किसका नाम लिखेंगे? विनोबा भावे का नाम। वस्तुओं की बिक्री में सुधार के लिए बहुत सारी मंडियां जो है, अगला प्रश्न, अगला पॉइंट आता है बिक्री में सुधार। बिक्री में सुधार के लिए मंडी व्यवस्था की गई और बहुत सारी नई मंडियां खोली गई और पुरानी मंडियों का नियमितीकरण किया गया। कितना किया गया? क्या किया गया? नियमितीकरण। लगभग जो है 22,000 से ऊपर मंडियां आज देश में कार्यरत हैं। कीमत समर्थन नीति, एमएसपी का नाम सुना होगा, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। भारत सरकार ने योजना चलाई कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है, तो सरकार ने ये कहा कि अगर आपको मंडी में जो भाव मिल रहा है वो अगर आपको ऐसा लगता है कम, तो हम एक निश्चित कीमत तय कर देंगे कि जैसे मान लीजिए एक साल एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं इसको बेटा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी का फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कर दिया 1800 रुपए। इसका मतलब ये है कि किसान मंडी में जाएगा, अगर मंडी में उसको 1900 में मिल रहा है तो वो वहां पे बेच दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंडी में अगर 1700 बेच रहा है तो वो सरकार के पास जाएगा कि मंडी वाला सस्ते दाम में ले रहा है, आप ले लीजिएगा। किसान को जो है सरकार वादा करती है कि हम 1800 में तो खरीद लेंगे और वहां पे उसको रख देंगे, कहां पे? एफसीआई में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम जो है वहां पे रख देंगे। फिर अगली बात आती है साख संबंधी सुविधाएं, क्रेडिट संबंधी सुविधाएं। कि किसान की जो समस्या है, वित्त की समस्या है कि उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए सरकार ने बहुत सारी साख, प्राथमिक साख समितियां खोली, सहकारी कृषि समितियां खोली, सहकारी समितियों का निर्माण किया, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों का निर्माण किया, भूमि विकास बैंकों का निर्माण किया, और एक बड़े कर्जों के लिए, याद रखना, किसान के बड़े कर्जों के लिए एक बड़ी संस्था जो है वो है, उसका नाम है नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशन नहीं है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बैंक का नाम है, जिसकी शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है नाबार्ड। क्या है? नाबार्ड। आप ए से कंफ्यूज ना हो, ए जोड़ा है नेशनल के हिसाब से ही जोड़ा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को।
12 जुलाई 1982 को एक कमेटी सरकार ने बनाई थी। उस कमेटी का नाम था शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की सिफारिश से नाबार्ड की स्थापना की गई 12 जुलाई 1982 को। अब कृषि वित्त की बात आती है, कृषि के साधन की बात आती है, सहकारी समितियों की बात आती है, क्षेत्रीय बैंकों की बात आती है, और बहुत सारी बातें जो हैं वो आती हैं। एक या दो पीरियड का जो है वो और रहेगा, इसको हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए बाय।